हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर। तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने मेटल और मेटलर्जी का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने देख लिया था और वहां पर मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। अब हम लोग क्या करेंगे, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। जिस तरीके से मेटल में क्या होता है, सोरोनस प्रॉपर्टी होती है, लस्टरस प्रॉपर्टी होती है, मेलेबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, ये उन सब की फिजिकल क्वालिटी है। लेकिन सिर्फ फिजिकल क्वालिटी देखकर हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई गिवन मैटर जो है वो मेटल है कि नॉन मेटल है। तो उसके लिए हमको एक और चीज पढ़ना पड़ेगा, वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। अब जब फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तब हमको आइडिया होगा कि हाँ, ये एक मैटर दिया हुआ है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है करके। तो एक एक्टिविटी से हम लोग इसको समझते हैं, क्योंकि एक्टिविटी से चीजें ज्यादा क्या होंगी, क्लियर होंगी। तो देखो क्या बोल रहा है कि अगर आप लैब में जाओगे तो इन अ बीकर मेक अ सॉल्यूशन ऑफ 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 ml ऑफ वाटर। आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है या आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है और उस टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, 100 ml जो है वाटर जो है क्या करना है, फिल करना है। क्या करना है, 100 ml वाटर फिल करना है और फिर इसमें आपको क्या करना है, 2 ग्राम जो है आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है डालना है। वैसे कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 जो है होता है। ये आपको लैब में मिल जाएगा, उसमें आपको क्या कर देना है, मिक्स करना है। सिमिलरली इन डिफरेंट बीकर्स मेक अ सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। जिस तरीके से आपने एक बीकर लिया, 100 ml पानी डाला, वैसे आपको 4-5 बीकर और लेने हैं। और जैसे पहले बीकर में आपने कॉपर सल्फेट डाला, दूसरे में आपको क्या डालना है, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4। उसके बाद आयरन सल्फेट Fe2SO4। उसके बाद सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, सॉल्ट जिसको बोलते हो, तो ये हो जाएगा NaCl। ये सबको आपको क्या करना है, इसमें जो है आपको डालनी है और ऐसे आपको सॉल्यूशंस जो है बनानी है। ईच ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड टेक 6 टेस्ट ट्यूब एंड लेबल देम A B C D E। ये एक्टिविटी जो करनी है वो कुछ ग्रुप्स में करनी है और जितने भी ग्रुप्स होंगे सारे ग्रुप्स को क्या करना है, 6 टेस्ट ट्यूब जो है लेने हैं और उनमें नाम लिखना है, किसका किसका, A B C D E F। ए जो है आपको उसमें नोमेनक्लेचर जो है कर देना है। अब देखो, जो टेस्ट ट्यूब ए है और टेस्ट ट्यूब बी है, इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी ईच 500 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आपको ए और बी में क्या लेना है, 5 ml जो है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है हमको लेना है। उसके बाद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब सी एंड डी टेक 5 ml ऑफ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड टेस्ट ट्यूब ई एंड एफ टेक 5 ml ऑफ आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। आपको ये चीजें जो है लेनी है, जो जो बता रहा हूं वैसे आपको करनी है। उसके बाद आगे देखो, इन टेस्ट ट्यूब ए एड 2-3। अच्छा, यहाँ पिक्चर में आपको ज्यादा समझ में आएगा, थ्योरी समझ में नहीं आएगा। देखो हमारे पास 6 टेस्ट ट्यूब है, A B C D E F। सब में हमने क्या डाला, सब में हमने डाला 100 ml वाटर। ये 100 ml वाटर क्या है, कॉमन है। उसके बाद पहले दो में हमने क्या डाला, ए और बी में जो है हमने डाला है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन या कॉपर सल्फेट बोल सकते हो। सी और डी में हमने डाला है जिंक सल्फेट ZnSO4 और ये जो ई है इसमें हमने डाला है आयरन सल्फेट और लास्ट वाले में हमने डाला है कॉमन सॉल्ट। अब इसके बाद इसमें दो चीज ऐड हो गई। अब तीसरी चीज जो आपको ऐड करनी है वो है, पहला वाला जो टेस्ट ट्यूब है उसमें आपको डालना है ऑल्पिन डालनी है। दूसरे वाले में ग्रेनुलेटेड जिंक, जिंक के जो टुकड़े होते हैं ना छोटे छोटे, वो आपको डालने हैं। तीसरे वाले में जो कॉपर की सेविंग डालनी, कॉपर जो वायर्स वगैरह आपके घरों में बचे रहते हैं उसको डालना है। फिर उसके बाद अगले वाले में क्या डालना है, मैग्नीशियम का रिबन डालना है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। और उसके बाद जो फिफ्थ वाला है उसमें आपको डालना है जिंक के ग्रेनुअल्स, यहाँ भी जिंक, यहाँ भी जिंक, और लास्ट वाले में भी जिंक आपको डालनी है। और ये जो पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट है, जो सेटअप है, इसको आपको 10 से लेकर 15 मिनट तक आपको क्या करना है, छोड़ देना है। उसके बाद जब आप इसको देखोगे 10 से 15 मिनट बाद, तो आपको इसमें बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। हो सकता है किसी का कलर चेंज हो जाएगा, किसी में प्रिसिपिटेट आ जाएगा। अब देखो प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता है, जैसे आप घरों में क्या करते हो, जब दूध को गर्म करते होंगे आपके पेरेंट्स तो देखे होंगे कि उसके ऊपर में एक लेयर जम जाता है। तो कुछ उसी तरीके का जो लेयर जो फॉर्मेशन होता है सॉल्यूशन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं। तो हो सकता है कि किसी टेस्ट ट्यूब में जो है आपको क्या हो, कलर में चेंजेस दिखे। हो सकता है कि किसी में आपको क्या दिखे, कहीं पर प्रिसिपिटेट बना हो, ऐसा कुछ चीजें दिखे। तो वहां पर आपको अलग अलग चीजें आपको दिख सकती हैं। अब आपको एक्चुअल में दिखेगा क्या, उसको देखते हैं। जब आपने ये सारी एक्सपेरिमेंट की होगी तो आपको क्या क्या दिख रहा होगा। देखो, वी फाइंड दैट इन अ टेस्ट ट्यूब ए
आयरन इज डिस्प्लेसिंग कॉपर। जो पहला वाला जो टेस्ट ट्यूब था, देखो पहले वाले टेस्ट ट्यूब में हमारे पास क्या था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था और इसमें हमने क्या डाला है, ऑल्पिन। ऑल्पिन मतलब क्या होता है, आयरन की पीसी होते हैं, लोहा का टुकड़ा होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो रिएक्शन है, मतलब कॉपर सल्फेट पहले था, उसमें हमने आयरन को डाला, तो ये आयरन ने क्या किया, कॉपर को यहां से हटा दिया और खुद क्या बना लिया, आयरन सल्फेट बना लिया और कॉपर को यहां से क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब में ये हुआ। टेस्ट ट्यूब बी में क्या हुआ, जो हमने जिंक डाला था, जिंक जो है वो डिस्प्लेस कर गया किसको, कॉपर को, फिर हटा दिया और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सेकंड वाले में क्या था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था और इसमें हमने जिंक डाला था। तो ये जिंक क्या करेगा, ये क्या करता है, कॉपर को यहां से हटा देता है और यहाँ पर ये क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर को बाहर भेज देता है। बाहर मतलब बीकर में ही रहता है, लेकिन इसकी फ्रेंडशिप किसके साथ हो जाती है, जिंक की सल्फेट के साथ जो है हो जाती है, इसको बोलते हैं सल्फेट। तो पहले सल्फेट का फ्रेंडशिप किसके पास था, कॉपर के पास था। जैसे जिंक आया, SO4 ने अपनी फ्रेंडशिप कॉपर के साथ तोड़ दी और किसके साथ फ्रेंडशिप कर ली, जिंक के साथ जो है फ्रेंडशिप जो है कर ली। उसी तरीके से जो हमारा टेस्ट ट्यूब डी है, उसमें जो मैग्नीशियम हो क्या करेगा, जिंक को डिस्प्लेस करेगा। ई में जो है जिंक जो है डिस्प्लेस करेगा, आयरन को करेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते, अच्छा ये सी में देखो क्या होता है, वेयरएस इन टेस्ट ट्यूब सी कॉपर इज नॉट डिस्प्लेसिंग द जिंक। अब यहाँ पर देखो, जो हमारे पास तीसरा वाला था, तीसरे वाले में हमारे पास सॉल्यूशन क्या था, जिंक सल्फेट था और यहाँ पर हमने किसको डाला था, कॉपर को। यहाँ उल्टा है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और जिंक को डाले हैं, यहाँ उल्टा है। तो सी में एक स्पेशल चीज क्या होती है, देखो ए बी डी ई एफ, ये जितने भी चीजें हैं सब में क्या करते हैं, जो आपने ऐड किया है, जैसे यहाँ आयरन ऐड किया, यहाँ जिंक ऐड किया, यहाँ मैग्नीशियम ऐड किया, ये जितने भी चीजें होती हैं वो सब क्या करती है, डिस्प्लेस कर लेती हैं। लेकिन जो सी नंबर में जो हमारे पास है जिंक सल्फेट, ये जो जिंक सल्फेट को जब हम लोग क्या करते हैं, कॉपर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये जो जिंक को जो है डिस्प्लेस नहीं कर पाता, ये कॉपर अकेला ही रहता है, क्योंकि कॉपर की पावर जो रहती है वो कम रहती है। तो यहाँ पर देखो एक ट्रेंड आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है, अच्छा लास्ट वाले में भी क्या हुआ, जो जिंक था वो क्या किया, सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाई। ये देखो लास्ट वाले में हमारे पास क्या था, सोडियम क्लोराइड था, तो इसमें भी हमने जिंक डाला, तो जिंक जो है क्या किया, इसमें सोडियम को जो है नहीं हटा पाया। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर जो चीज हमने ऐड की है वो पुरानी वाली चीजों को हटा के उसके जगह आ जा रहा है, और कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं या कुछ टेस्ट ट्यूब ऐसे थे जिसमें जो ओरिजिनल में जो स्टार्टिंग में जो था वही चीज अभी भी प्रेजेंट है। तो कुछ ऐसा होता है जब हम लोग क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को आपस में मिक्स करते हैं, तो वहां पर जो ज्यादा जो पावरफुल होता है वो क्या करता है, लेस पावरफुल के जगह को डिस्प्लेस कर देता है और उसके जगह आ जाते हैं। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, डिस्प्लेस जो है नहीं होते। तो यहाँ पर वही चीज बोल रहा है, देखो therefore that metal that displaces another metal from the salt is called more reactive of the two। मतलब एक रिएक्शन जैसे हुआ, किसका रिएक्शन हुआ, पहले वाले टेस्ट ट्यूब को देखते हैं या सेकंड वाले को देखते हैं। जब कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हमने जिंक के साथ किया, तो यहाँ पर जो जिंक है उसने कॉपर को हटा दिया और यहाँ पर ये क्या बना लिया, जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर को इसने हटा दिया। तो जो एलिमेंट या जो मेटल किसी दूसरे मेटल को हटाकर उसके जगह आकर बैठ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोर रिएक्टिव बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे आप लोगों के क्लास में क्या होगा, आप लोगों के स्कूल में क्लासेस होंगे, तो आप लोग क्लासरूम में बैठे होंगे, तो मान लेते हैं कि आपके क्लासरूम में क्या है, एक दुबला पतला लड़का है जो कि फर्स्ट बेंच पर बैठा हुआ है और एक क्या है, पहले से आकर बैठा हुआ है। लेकिन क्या करता है, 5 मिनट बाद कोई एक हट्टा कट्टा आदमी आता है जो कि आपके क्लास का जो है वो आपकी क्लास का ही है और वो काफी ज्यादा हट्टा कट्टा है। तो ये जब क्लास में एंटर करता है तो क्या करता है, अपना पावर दिखाता है और बोलता है सामने वाले को तो दुबला पतला है, दुबले पतले पर पावर दिखाता है अपना, तो यहाँ से हट मैं यहाँ बैठूंगा करके उसके बैग को क्या करता होगा, डिस्प्लेस कर देता होगा और खुद उसके जगह बैठ जाता होगा। तो आप क्या बोलते हो कि अरे ये तो क्लास का पावरफुल लड़का है, बहुत ताकतवर है, और सब डरने लगते हैं। तो सेम उसी तरीके से क्या होता है, कॉपर सल्फेट जो है पहले से अपने पास क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। लेकिन जैसे ही जिंक एंटर करता है, तो जिंक जो होता है वो कॉपर से ज्यादा पावरफुल होता है, और कॉपर और सल्फेट के बीच में जो फ्रेंडशिप पहले रहती है, अब जिंक के आ जाने से वो फ्रेंडशिप टूट जाती है और जिंक जो होता है अब वो सल्फेट के साथ दोस्ती कर लेता है और कॉपर को यहां से भगा देता है। तो जो मेटल किसी दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं मोर रिएक्टिव एलिमेंट या मोर रिएक्टिव जो है हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो एक सीरीज आपको साइड में दी होगी, इस सीरीज को आपको देख कर समझ में आ रहा होगा कि सबसे पावरफुल कौन है। तो देखो
इस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिविटी, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो जितना ऊपर होगा वो क्या करेगा, दूसरे चीजों को उतना ही डिस्प्लेस कर पाएगा। जैसे अगर हम लोग लिथियम और पोटेशियम की बात करें, तो अगर लिथियम और पोटेशियम अगर आपस में रिएक्शन करेंगे तो लिथियम क्या करेगा, पोटेशियम को डिस्प्लेस कर जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग पोटेशियम और सोडियम की बात करें तो पोटेशियम जो होगा वो सोडियम को हटा देगा। जैसे कि मान लो सोडियम जो है पहले क्लोरीन के साथ ऐसा फ्रेंडशिप करके रखा हुआ था, बाद में इसके साथ रिएक्शन करने के लिए कौन आ गया, पोटेशियम आ गया। तो ये जो पोटेशियम है वो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, सोडियम से ऊपर है ना, तो सोडियम से ऊपर है मतलब ये जो पोटेशियम है ज्यादा पावरफुल है, तो ये सोडियम को हटा देगा और यहाँ पर क्या बना लेगा, पोटेशियम क्लोराइड बना लेगा और यहाँ से सोडियम को जो है हटा देगा। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो जितना ऊपर होता है ना वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस करने की कैपेबिलिटी रखता है। उसी तरीके से देखो ये कैल्शियम जो है क्या है, सोडियम के नीचे है। तो मान लो एक हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये दोनों में फ्रेंडशिप थी, लेकिन बाद में इनके पास कौन आ गया, सोडियम आ गया। तो अब ये सोडियम क्या करेगा, देखो ये जो कैल्शियम है ना इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर लेगा और यहाँ पर ये बना लेगा NaCl, और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा और कैल्शियम को यहाँ से हटा देगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो जितना ऊपर होगा वो क्या करेगा, अपने नीचे वाले चीज को उतना ज्यादा ही क्या कर पाएगा, डिस्प्लेस कर पाएगा। तो यहाँ पर देखो हमने जो अभी रिएक्शन किया था उसमें जिंक जो था वो हमेशा क्या कर रहा था, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा था। तो उसका रीजन क्या, देखो जिंक यहाँ है और कॉपर आपका कहाँ है, उससे काफी नीचे है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो है कॉपर क्या होता है, जिंक के काफी नीचे रहता है। दैट्स वाई जब भी रिएक्शन होता है जिंक और कॉपर का, तो जिंक जो होता है हमेशा क्या करता है, इसको डिस्प्लेस कर लेता है। और पहले वाला जो टेस्ट ट्यूब था या सेकंड वाला टेस्ट ट्यूब था जिसमें हम लोग क्या डाले थे, आयरन डाले थे, तो आयरन भी क्या किया था, कॉपर को डिस्प्लेस कर लिया था। क्यों डिस्प्लेस किया था, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से क्या है, ऊपर है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि when we add zinc granules in a copper sulfate solution or iron pieces on a copper sulfate solution, why copper displaces। जब हम लोग किसी सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम लोग जिंक डालते हैं या आयरन डालते हैं तो ये जिंक और आयरन जो होते हैं वो कॉपर को डिस्प्लेस क्यों करते हैं, तो उसका रीजन याद रखना, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जो जिंक और आयरन जो होते हैं वो कॉपर से क्या होते हैं, काफी ज्यादा ऊपर होते हैं। दैट्स वाई क्या होता है कि वो जो डिस्प्लेस कर जाते हैं। तो अब आपको पता चल गया जो रिएक्टिविटी सीरीज में जितना ऊपर होगा वो अपने से नीचे वालों को उतना ही ज्यादा क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। इस रिएक्टिविटी सीरीज में एक और चीज आपको याद रखनी जो कि 1 मार्क से क्वेश्चन में आ सकता है, सबसे रिएक्टिव जो होता है वो लिथियम होता है और सबसे लेस रिएक्टिव जो होता है वो क्या होता है, प्लेटिनम होता है। अच्छा, रिएक्टिविटी के ज्यादा होने के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, और रिएक्टिविटी कम होने के भी फायदे होते हैं और नुकसान होते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखो ये जो सिल्वर है और ये जो गोल्ड है ये क्या है, थर्ड, और ये सेकेंड लास्ट और ये लास्ट है। मतलब रिएक्टिविटी सबसे कम सिल्वर की है, उससे भी कम गोल्ड की है और उससे कम प्लेटिनम की है। इनकी रिएक्टिविटी कम होने के कारण ही हम लोग इनसे क्या बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं। जो सिल्वर होता है, जो गोल्ड होता है, उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, वो इजीली किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ज्वेलरी को आप लोग पहने रहते हो लेकिन वो खराब नहीं होता। क्यों खराब नहीं होता, क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्शन करने में इंटरेस्ट ही नहीं होता है। तो जब वो किसी के साथ रिएक्शन करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो उसमें ना तो आपके पास जंग लगेगी, ना उसमें जो है क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए जो गोल्ड जो होते हैं वो कई सालों तक चलते हैं, खराब नहीं होता। आप पहनो चाहे मत पहनो, उसको वैसे ही रह दो, वो सही रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप आयरन को लोगे, देखो ये आयरन क्या है, ऊपर है, तो जब आप आयरन का कोई पीस बनाओगे या कोई आर्टिकल बनाओगे तो मैक्सिमम 4 साल, 5 साल, 6 साल चलेगा। जैसे आपके घरों की खिड़की हो गए, दरवाजे हो गए, वो क्या होने लगते हैं, कुछ पर्टिकुलर साल बाद, 20 साल, 25 साल बाद क्या होने लगते हैं, उनमें रस्टिंग होने लगती है। लेकिन सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं उसको आप 100 साल तक ज्वेलरी को रख लो, वो कभी भी खराब नहीं होते, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्टिविटी के फायदे भी होते हैं, कम के भी फायदे होते हैं, ज्यादा के भी फायदे जो है होते हैं। और एक चीज याद रखना है, लिथियम जो होता है वो सबसे रिएक्टिव मेटल होता है और प्लेटिनम जो होता है वो सबसे लेस रिएक्टिव मेटल होता है। तो मेटल की बात हो रही है ना, ओवरऑल नहीं बात हो रही है, हम लोग अभी मेटल की बात कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन में ध्यान रखना कि वो गैस पूछा है कि मेटल पूछा है कि नॉन मेटल पूछा है ना। तो अगर आपको पूछेगा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है तो लिथियम है, और सबसे लेस रिएक्टिव कौन है बोलेगा तो प्लेटिनम है। और अगर ओवरऑल बोलेगा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है तो याद रखना पोटेशियम होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, मैं आगे बताऊंगा। तो देखो अब यहाँ पर हम लोग समझ गए टेबल को देख करके, ये हमारे रिएक्टिविटी सीरीज को बता रहा है कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है करके।
अब आगे देखते हैं, देखो इफ वी कंपेयर द मेटल्स सीन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जो अभी मैंने ऊपर दिखाया था, विथ व्हेन दे वेर ऑब्टेन्ड इन द प्योर फॉर्म, टेबल वन में देखो, टेबल वन जो था उसमें हम लोग देखे थे कि ये मेटल्स हमको कब मिले थे, और टेबल टू में हमने देखा था रिएक्टिविटी के बारे में। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो टेबल वन था हमारा, टेबल वन ये है, देखो यहाँ पर हम लोग देखे थे टेबल वन में कि कौन सा मेटल हमको कब मिला था। ये देखो टेबल नंबर वन, गोल्ड कब मिला था, और उसके बाद बाकी सारे एलिमेंट्स जो है हमको कब मिले थे ये हमने देखा था, और कितना कितना परसेंट में प्रेजेंट है ये देखा था। और टेबल टू जो था उसमें हमने क्या देखा था, इस टेबल में रिएक्टिविटी के बारे में जो है हमने देखा था। तो ये बोल रहा है कि we realize that most reactive metals such as sodium, potassium and calcium were obtained in the pure form only about 200 years ago, whereas the less reactive metal such as gold were known even in the टाइम्स ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन। देखो ये टेबल वन और टेबल टू को कंपेयर करके बता रहा है कि जो सोडियम है, जो पोटेशियम है, जो कैल्शियम है, ये हमको प्योर फॉर्म में कब मिले थे, आज से लगभग 200 साल पहले ही मिले थे। जबकि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये हमको एंशिएंट सिविलाइजेशन के टाइम से हमको मिले हुए। इवन वैदिक पीरियड से हमको जो है आयरन क्या बोलते हैं, कॉपर वगैरह का, और हमारे पास जो सिल्वर वगैरह का नॉलेज हमको काफी साल से पहले से ही है। The reason these metals were used in that they are found in the element pure form in nature. Very high temperature are required to obtain pure iron from its ore, which is called hematite and magnetite. अब ये जो बहुत पुराने टाइम से जो मेटल जो यूज होते आ रहे हैं उनका रीजन क्या है कि ये हमको बड़ी आसानी से क्या होता है, प्योर फॉर्म में मिल जाता है। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद के जो लोग थे, वैदिक पीरियड के बाद, उसके बाद महाजनपद के जो लोग थे, उनको ये चीजें बड़ी आराम से मिल जाती थी। दैट्स वाई वो क्या करते थे, इसको काफी ज्यादा जो है यूज करते थे। उसके बाद जैसे कि अगर हम लोग आयरन की बात करें, तो आयरन को अगर प्योर फॉर्म में आपको लाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, बहुत हाई टेम्परेचर की जो है जरूरत पड़ती है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो भिलाई स्टील प्लांट है, वहां पर आपको पता होगा कि दल्ली राजहरा से क्या होता है, रॉ मटेरियल आता है और उसको भिलाई स्टील प्लांट के अंदर में क्या किया जाता है, उस आयरन में से वो जो ओर से जो रॉ मटेरियल जो आता है दल्ली राजहरा से, उसको मेल्ट किया जाता है, और मेल्ट करने के बाद उसमें से इंप्योरिटीज को निकाला जाता है और प्योर आयरन जो है बनाया जाता है। तो आयरन जो होता है उसको प्योर फॉर्म में लाने के लिए आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जो है जरूरत जो है पड़ती है। वो 2300 आसपास होता है या 1500 आसपास जो होता है। तो लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ती है जहां पर आयरन क्या होता है, मेल्ट होता है। एंड दिस कुड हैपन ओनली आफ्टर कोल एंड कोक रिप्लेस्ड वुड एज अ फ्यूल। और इसको गर्म करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कोयले वगैरह का जो है यूज करते हैं। This is why even though iron is abundantly available in the earth's crust, it was obtained in the pure form only about 3500 year ago। और यही कारण है कि आयरन जो है कई साल पहले से प्रेजेंट है अर्थ पर, लेकिन अभी हमको जो ये मिला है लगभग 3500 साल पहले ही हमको आयरन के प्योर फॉर्म जो है मिले हैं। क्योंकि इससे पहले हमको पता ही नहीं था कि हमारे अर्थ के क्रस्ट पर आयरन नाम को कोई मेटल भी होता है करके, क्योंकि वो तो इम्प्योर फॉर्म में होता था। तो इम्प्योर फॉर्म में होता था तो हम लोग क्या समझते थे कि ये तो सॉइल है करके। लेकिन बाद में जब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होते गया, लोगों का नॉलेज बढ़ते गया, तो पता चला कि अरे हाँ, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर में गर्म करके जो है इससे क्या कर सकते हैं, प्योर फॉर्म जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके अलावा देखो मर्क्यूरी, जिंक एंड टीन आर मेटल दैट कैन बी यूज ऑब्टेन सिंपली बाय हीटिंग देयर ओर्स। और ये जो मर्क्यूरी हो गया, जिंक हो गया, टीन हो गया, इसको इतना ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको हम लोग इजिली कम टेम्परेचर में क्या कर सकते हैं, प्योर फॉर्म में ला सकते हैं। Metals such sodium and potassium which are above iron occurs in a compound that cannot be reduced to metal by the chemical method। अब देखो ये जो सोडियम है और पोटेशियम है, रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होते हैं, आयरन से काफी ऊपर आते हैं। तो इनको हम लोग इजीली प्योर फॉर्म में नहीं ला सकते क्योंकि ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो अगर कोई चीज काफी ज्यादा रिएक्टिव है, उसको प्योर फॉर्म में लाने के लिए हमको बहुत सारे जो है क्या करने पड़ते हैं, प्रोसीजर जो है यूज करने पड़ते हैं। और वही चीज अभी हम लोग मेटलर्जी में पढ़ने वाले हैं कि किस टाइप के रॉ मटेरियल से किस तरीके से प्योर फॉर्म निकाला जाता है। जैसे आयरन है, आयरन जो होता है वो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के फॉर्म में होता है ओर्स में। ओर मतलब समझते हो, खदान जहां से हम लोग निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं ओर्स बोलते हैं। तो ओर्स से जो हमको रॉ मटेरियल मिलता है वो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के फॉर्म में मिलता है। फिर उसको प्योर आयरन के फॉर्म में लाने के लिए हमको बहुत ज्यादा जो है गर्म करना पड़ता है। तो अलग अलग प्रोसीजर होते हैं जिसमें हम लोग अलग अलग टाइप के मेटल्स को क्या करते हैं, प्योरिफिकेशन जो है उसका करते हैं। अब आगे देखते हैं,
व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल आर बर्न इन एयर, अगर हम लोग क्या करें, मेटल्स को जो है अगर हम लोग एयर में बर्न कर दें तो क्या होगा देखो। तो देखो एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है कि जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे मैजिकल लोग जो होते हैं, जो मैजिशियन होते हैं, मैजिशियन लोग क्या करते हैं देखोगे जनरली कि एक टमाटर लेते हैं और टमाटर से आग जला देते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा क्या कर दिया, इसने जादू कर दिया करके। जबकि वहां पर वो क्या यूज करते हैं, देखो, the more reactive metals sodium potassium and lithium reacts rapidly with oxygen, ये जो आपका सोडियम है और ये जो पोटेशियम है और ये जो लिथियम है, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि पूछो मत। जैसे ही इसको आप बाहर निकालोगे, जैसे ही ये सोडियम क्या होगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, तुरंत ये क्या करता है, फायर जो है कैच कर लेता है। तो जो टमाटर में जो आग जलाते हैं ना, वो कैसे जलता है, सोडियम को टमाटर के अंदर में डाल देते हैं और टमाटर के साथ क्या होता है, जब सोडियम आता है तो उसको एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिल जाता है, और जैसे ही सोडियम को ऑक्सीजन मिलता है वो वहीं पर जलना चालू हो जाता है। ठीक है। और ये जो सोडियम है पोटेशियम है, इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, केरोसिन के अंदर रखते हैं, मिट्टी तेल के अंदर में जो है सोडियम को रखते हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि जैसे ही उसको ऑक्सीजन दिखता है, वो क्या करता है, तुरंत जो है उसके साथ रिएक्शन कर लेता है और आग लग जाती है। तो जैसे ही आप सोडियम को मिट्टी के तेल से बाहर निकालोगे किसी भी चीज में, अगर आपने मिट्टी के तेल से उसको अगर आपने हाथ में भी पकड़ लिया, तो सोडियम जो है आपके हाथ में ही क्या होगा, जल जाएगा। वो जो टमाटर वाला जो किस्सा है ना, जो करते हैं, वो सोडियम पोटेशियम को ही यूज करके करते हैं। When kept in open, they quickly react with oxygen present in air to give oxide। और सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्ट कर लेते हैं और तुरंत रिएक्ट करने के बाद वो क्या करते हैं, ऑक्साइड जो है बना लेते हैं। Therefore, they are kept under kerosene to prevent them from coming into contact with the air। और सोडियम और पोटेशियम एयर के कांटेक्ट में ना आ पाए करके उसको क्या किया जाता है, केरोसिन के अंदर जो है रखा जाता है। The oxides of sodium and the potassium dissolve in water to give alkalis। अभी जो सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं, जब इसको हम लोग पानी में डालते हैं तो क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। और क्या देते हैं हमको, एल्कली जो है हमको देते हैं। एल्कली मतलब बेस समझ लो एक तरीके से, एसिड और बेस होता है ना, तो एल्कलीज मतलब एक तरीके से समझ सकते हो कि बेस होता है। जैसे यहाँ पर देखो, अगर 4 मोल अगर हम लोग या 4 एटम सोडियम के लें और 2 एटम ऑक्सीजन के लें, O2 मतलब क्या है, O2 मतलब इसको हम लोग बोलते हैं वन मॉलिक्यूल बोलते हैं। देखो बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूज होता है कि सर कभी मॉलिक्यूल बोलते हैं कभी एटम बोलते हैं, तो देखो O2 को अगर कंबाइंड फॉर्म में बोलोगे तो ये एक मॉलिक्यूल है, और एटम के फॉर्म में बोलोगे तो ये ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। तो ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स आपस में मिलकर कुछ बनाते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो उसको बोला जाता है मॉलिक्यूल। तो O2 को मैं ऐसा प्रोनाउंसिएशन भी कर सकता हूं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकता हूं, या 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकता हूं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, 1 मोल ऑक्सीजन का भी मीनिंग वही है, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन का भी वही मीनिंग है। उसी तरीके से देखो, जब ये हमने यहाँ पर सोडियम और ऑक्सीजन को रिएक्शन कराया तो हमको क्या मिला, सोडियम ऑक्साइड मिला। और फिर जब सोडियम ऑक्साइड को हमने फिर से पानी के साथ रिएक्शन करा, यहाँ पर देखो बोल रहे हैं ना, जो ऑक्साइड बनता है सोडियम का, उसको जब या पोटेशियम का जब उसको पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो एल्कली देता है। तो हमने क्या किया, सोडियम ऑक्साइड, अच्छा ये जो साइड में लिखा हुआ है ना, एस का मतलब होता है सॉलिड, तो जो सोडियम ऑक्साइड होता है वो सॉलिड होता है। और यहाँ पर एक्यू लिखा है, इसका मतलब होता है एक्यूएस मतलब लिक्विड। तो यहाँ पर देखो, जब हम लोग क्या करते हैं, सोडियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये एल है, एल मतलब होता है लिक्विड। तो इसके साथ जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बनता है। और सेम रिएक्शन किसके लिए होता है, पोटेशियम के लिए भी जो है होता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, कि सबसे पहले तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, और फिर उस ऑक्साइड को जब पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बनता है। We know that some relative less reactive metal, for example, magnesium reacts slowly with oxygen present in air but burn rapidly with while flame and when heated। अब देखो कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, बहुत धीरे धीरे क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, बहुत धीरे से क्या करता है, रिएक्शन करता है। लेकिन जैसे ही इसको हम लोग क्या करते हैं, जलता है, तो ये जलने के बाद क्या होता है, बहुत तेजी से जो है ये जलने लगता है। और कैसा जलता है, व्हाइट कलर का फ्लेम निकलता है। फ्लेम मतलब समझते हैं ना, व्हाइट फ्लेम जो है निकलता है और ये बहुत तेजी से जो है जलता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नीशियम मेक्स इट यूजफुल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फायर क्रैक्स।
और अभी तो फायर क्रैक्स का टाइम आ रहा है, मतलब पटाखे फोड़ने का समय आ रहा है। तो पटाखे जो फोड़ते हो आप लोग, जिसमें आपको व्हाइट कलर की लड़ियां दिखती है, व्हाइट कलर का जो आप जलाते हो तो ऊपर की तरफ जाता है फूल जैसा, फ्लावर जैसा, वो किसका बना हुआ रहता है? वो मैग्नीशियम का जो है बना हुआ रहता है। उसके अंदर में मैग्नीशियम रहता है, क्योंकि मैग्नीशियम जब जलता है तो उसका व्हाइट कलर का फ्रेम जो है वो क्या करता है? देता है। जैसे यहाँ पर देखो, इसने एक एग्जांपल दिया है कि यहाँ पर हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमारे पास ग्लास है और ग्लास के अंदर में हमने इसको क्या किया? हीट किया। तो पहले तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं किया, लेकिन जैसे ही इसको हमने हीट किया, हीट करने के बाद क्या होता है? ये तुरंत जो है क्या करता है? बहुत तेजी से जो है ये जलने लगता है। तो इसको मैग्नीशियम रिबन जो है हम लोग बोलते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ लेना। अब उसके बाद देखो अगला रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये भी क्या करते हैं? ये जो मेटल्स हैं ये रूम टेम्परेचर पर क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि जिंक और एल्यूमिनियम कितने टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो याद रखना ये रूम टेम्परेचर पर जो है क्या करते हैं? रिएक्शन जो है करते हैं। अब इनकी स्पेशलिटी क्या होती है? देखो जैसे जिंक हो गया या मैग्नीशियम हो गया और या एल्यूमिनियम हो गया, ये जो होते हैं ये इनकी स्पेशलिटी क्या होती है? देखो जब ये रिएक्शन कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो इनके ऊपर में क्या होता है? एक लेयर जो है जम जाता है। लेयर मतलब समझते हो? जैसे जो आयरन होता है जब उसको आप खुला छोड़ दोगे तो उसके ऊपर में ग्रे कलर का लेयर जम जाता है। उसी तरीके से जब जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो उनके ऊपर में क्या होता है? एक लेयर जो है सरफेस पर जो है जम जाता है। और जब एक बार ये सरफेस जम जाता है तो उसके बाद क्या होता है? फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जो है नहीं होता है। मतलब ये समझ लो, जैसे कि ठंडी के दिनों में कहीं ये हमारे पास एक कार है, हमारे घर के सामने रखा हुआ है। अब मान लो कहीं पर क्या हुआ? स्नोफॉल हुआ, तो स्नोफॉल होने के कारण ये पूरा का पूरा कार का जो सरफेस होता है ठंडे जगहों पर क्या होता है? बर्फ से ढक जाता है। और उसी तरीके से क्या होता है? जब जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है या एल्यूमीनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है या आयरन करता है या मैग्नीशियम करता है, तो इसके ऊपर में क्या होता है? एक लेयर जो है जम जाता है। और वो लेयर क्या करता है? एज अ प्रोटेक्टर की तरह काम करता है और फर्दर रिएक्शन होने से क्या करता है? रोकता है। अब यहाँ पर और देखो, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं मोस्टली वो क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। जैसे कि जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड आया है एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? ऐसे मेटल जो कि एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक बोलते हैं। तो इसको याद रखना, व्हाट इज एम्फोटेरिक? द मेटल विच रिएक्ट्स विद द बोथ एसिड एंड बेस। और वो कौन कौन से हैं? जिंक और एल्यूमिनियम। These oxides react with the both acid and base to give salt or water। और ये रिएक्शन करके क्या देते हैं? सॉल्ट देते हैं और वाटर देते हैं। जैसे कि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन किया और हमको क्या दिया? सॉल्ट दिया। अच्छा, कई लोगों के माइंड में ये होता है कि सॉल्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? NaCl होता है। ऐसा जरूरी नहीं है, सॉल्ट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग खाने वाला सॉल्ट बोलते हैं, इसीलिए हमारे माइंड में सॉल्ट का मतलब नमक ही होता है। सॉल्ट का मतलब बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। तो देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसने इसके साथ रिएक्शन किया तो इसने क्या दिया हमको? सॉल्ट दिया और वाटर दिया। उसी तरीके से जब नेक्स्ट टाइम क्या किया? एल्यूमिनियम में रिएक्शन किया सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ये बेसिक इन नेचर होता है, ऊपर वाला एसिड इन नेचर होता है, ये बेसिक होता है। तो बेसिक के साथ भी रिएक्शन करके इसने क्या दिया हमको? सॉल्ट दिया और वाटर दिया। तो एम्फोटेरिक मेटल जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करें चाहे बेस के साथ रिएक्शन करें, वो कॉमन चीजें देते हैं। कौन से? सॉल्ट और वाटर जो है देते हैं। कॉपर डज नॉट अंडरगो कंबशन बट अ ब्लैक लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड गेट डिपॉजिटेड ऑन द मेटल। अब देखो कॉपर जो होता है वो मतलब किसी के साथ जलता नहीं है। जैसे आप लोग अपने घरों में इस चीज को करके देखना, कॉपर का वायर होगा तो कॉपर के वायर को जला के देखना, तो वो जलेगा नहीं, लेकिन उसके ऊपर में क्या होगा? ब्लैक कलर का जो है लेयर जो है आ जाएगा। जैसे आप खाना बनाते हो तो आपके जो बर्तन होते हैं, बर्तन में काले रंग का जम जाता है कि नहीं? तो उसी तरीके से जब आप कॉपर को जलाओगे तो वो जलेगा नहीं, लेकिन उसके ऊपर में क्या होगा? ब्लैक कलर का जो है लेयर जो है चढ़ जाएगा। सिल्वर एंड गोल्ड मैटर डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट अ हाई टेम्परेचर। जो सिल्वर होता है, जो गोल्ड होता है, वो कितना भी टेम्परेचर क्यों ना हो जाए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता। इसीलिए तो हम लोग उसका यूज किसके लिए करते हैं? ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए। अब ज्वेलरी को सर्दी में पहनो, गर्मी में पहनो, बरसात में पहनो, वो वैसे के वैसे ही रहेगा, क्योंकि उसको किसी से लेना देना है ही नहीं, वो रिएक्शन करता ही नहीं है। चलो कुछ क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करते हैं।
Why do metal lose their lustrous property lustrous when left in open? जब हम लोग मेटल्स को क्या करते हैं, ओपनली छोड़ देते हैं, तो उनकी जो लस्टरस प्रॉपर्टी, लस्टरस मतलब जो साइन करने की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब मेटल को हम लोग क्या करते हैं, ओपनली छोड़ देते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आते हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बना लेते हैं। और जब मेटल ऑक्साइड्स बनता है तो उसके ऊपर में एक जो है लेयर जम जाता है और उस लेयर के कारण उनकी लस्टरस प्रॉपर्टी क्या होती है, खत्म हो जाती है। आप इसका आंसर ऐसे दे सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाई आर गोल्ड एंड सिल्वर यूज्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी? तो जो गोल्ड होता है, जो सिल्वर होता है, उसका यूज जो ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी बनाने के लिए क्यों होता है? इसका आंसर मैंने पहले ही दे दिया है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं, जल्दी से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर कुछ भी हो ये रिएक्शन नहीं करते, इनकी लस्टरस प्रॉपर्टी मेंटेन रहती है। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ लेड मैग्नीशियम एल्यूमिनियम विद ऑक्सीजन, ऊपर लिखा हुआ है, आप इसको देख लेना। जैसे जो Pb है वो जब क्या करता है, O2 के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है 2PbO, यहाँ पर आप बैलेंस करने के लिए यूज कर सकते हो। मैग्नीशियम जब रिएक्शन के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है 2MgO, बैलेंस करने के लिए यहाँ डाल लो, एल्यूमिनियम का डाल लो, 2 एल्यूमिनियम और 3 ऑक्सीजन, तो ये 2Al2O3 बनेगा, इसको आप देख लेना। We saw that potassium, sodium, lithium metal are very reactive. Magnesium reacts more slowly. Let us study some more reaction to understand reactivity of the metal. तो ये जो है what happen when metal reacts with water, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग यही तक देखते हैं और इसमें हमने क्या क्या चीज देखा कि पोटेशियम, सोडियम और लिथियम जो होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। मैग्नीशियम जो होता है थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होता है, लेकिन जब ये बर्न करता है तो व्हाइट कलर के फ्लैम से जो है जलता है। हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी और रिएक्टिविटी सीरीज की स्पेशलिटी क्या है कि अगर रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल जितना ऊपर होगा उसकी वो उतने ही पावरफुल होगा और वो अपने से नीचे वालों को क्या कर सकता है, उतना ही आसानी से जो है डिस्प्लेस कर सकता है। तो इस वीडियो में यही तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे, जब मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या क्या चीज बनेगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी, उसके बेसिस पर हम लोग रिएक्शन के बारे में देखेंगे, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।